हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस का पार्ट 2। ठीक है एवरीवन, आई होप यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगी। पहले आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियां हटा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14, मतलब 8 to 14। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कार्बन Cl बॉन्ड CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन Ci बॉन्ड बिकॉज। ऐसा क्यों? 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता ही है। कह रहा CCl बॉन्ड इज मोर आयनिक देन Ci। कह रहा CCl बॉन्ड इज मोलर कोवलेंट बॉन्ड। CCl बॉन्ड इज मोर कोवलेंट देन Ci और CCl बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर देन Ci। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चूज करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। चलिए हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि CCl बॉन्ड Ci से अधिक प्रबल है। क्यों? क्योंकि आपको क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो क्लोरीन का साइज कम है और Ci का साइज ज्यादा है, और I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए कम है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कि CCl बॉन्ड Ci से अधिक आयोनिक है, क्योंकि Cl की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिस वजह से क्या होगा, बॉन्ड ज्यादा आयोनिक होगा। Cl अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव, और ए पर कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। और Cl का साइज भी कम होता है। दूसरा फैक्टर भी बता देता हूँ, क्लोरीन का साइज आयोडीन के कंपेयर में कम है। जो कार्बन है वो तो दोनों में सेम है, अगर साइज कम है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। CCl बॉन्ड के लिए जो म्यू डाइपोल मतलब डाइपोल मोमेंट आती है वो आती है 1.56 d, और Ci के लिए आती है वो कम 1.29 d। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअली बॉन्ड की स्ट्रेंथ हो जाती है। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट आप बोल सकते हो उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि वो उतना ज्यादा आयनिक होगा। तो CCl बॉन्ड is more ionic than Ci bond among halides। CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड लेंथ आप कहिए, स्ट्रेंथ नहीं कहिए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीजेस। देयरफॉर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन आई बॉन्ड, कार्बन आयोडीन बॉन्ड। CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन Ci बॉन्ड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। मूव कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज यूज्ड एज ए मिथाइलेटिंग एजेंट। मिथाइलेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो CH3 को ऐड करे, उसको हम क्या कहेंगे, मिथाइलेटिंग एजेंट्स। तो ये तो हमें देखते ही पता लग रहा है कि इनमें से कौन सा मिथाइलेटिंग एजेंट होना चाहिए। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक है इथाइल ब्रोमाइड, एक है क्लोरोबेंजीन, एक है मिथाइल क्लोराइड, एक है आपका इथाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेफिनेटली ऑप्शन सी
क्योंकि मिथाइल क्लोराइड है तो यही क्या करेगा, आपका मिथाइलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, CH3Cl is used as a methylating agent. The methylating agent is one which is used for the introduction of methyl groups. बिल्कुल ठीक बात है। आपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो पढ़ी होगी, जैसे ये बेंजीन हो गया, इस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा देंगे CH3 पॉजिटिव का, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, एडिशन हो रहा है सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन नहीं हो रहा, सिंपल H पॉजिटिव निकल रहा है और CH3 पॉजिटिव जुड़ेगा। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 यहाँ पे लुईस एसिड का काम करेगा। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये क्या बन जाएगा आपका टॉल्वीन। बेंजीन पर CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन या फिर टॉल्वीन। तो सीधा सा क्वेश्चन था, मिथाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसको बोल देते हैं हम मिथाइलेटिंग एजेंट। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एडिशन ऑफ HI इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन बिकॉज। एडिशन ऑफ HI क्यों, HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, HI बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन होमोलिटिकली, होमोलिटिकली आयोडीन एटम्स कंबाइंस विद हाइड्रोजन एटम्स टू गिव बैक HI, या फिर आयोडीन एटम इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू ऐड अक्रॉस ए डबल बॉन्ड। तो पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में द एडिशन ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट डज नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। रीजन क्या है इसका, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन आपको पता ही है क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ आप जानते हैं कि जो हलाइड आयन है, जो नेगेटिव आयन है, गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच बियर्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी है। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या कुछ और है, या इस HI बॉन्ड इज टू स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन ABCD आप देख सकते हैं और आपको 10 सेकेंड का समय मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, आयोडीन एटम इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू ऐड अक्रॉस ए डबल बॉन्ड। सॉल्यूशन देखिए, addition of HI in the presence of peroxide catalyst does not follow anti-Markovnikov addition because iodine radicals have more tendency to form I2। जब peroxide के प्रेजेंस में आपको पता है रेडिकल्स बनते हैं, मतलब I रेडिकल बनेगा, और I रेडिकल की ज्यादा टेंडेंसी है I2 बनाने की एज कंपेयर टू फॉर्म फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन। मतलब I रेडिकल अगर बन गया तो हम उम्मीद कर रहे थे कि I रेडिकल मॉलिक्यूल के पास जाएगा और कार्बन का भी रेडिकल बनाएगा जो मॉलिक्यूल में कार्बन है, बट ऐसा नहीं करता, इसकी ज्यादा टेंडेंसी है I2 बनाने की। दस आयोडीन एटम इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू ऐड अक्रॉस ए डबल बॉन्ड। रीजन, क्योंकि I डॉट जुट के, मतलब I रेडिकल जुट के आपको I2 मॉलिक्यूल दे देते हैं, ना कि वो कार्बन का रेडिकल बनाए और चेन को आगे प्रोपेगेट करें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हुआ, ऑप्शन डी, आयोडीन एटम इज नॉट रिएक्टिव इनफ टू ऐड अक्रॉस ए डबल बॉन्ड। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। ये आपको दे दिया, मिथाइल जुड़ा हुआ है, देन कार्बन 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 और Br, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और Me यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है निम्नलिखित ब्रोमाइड्स पर विचार करें और करेक्ट ऑर्डर बताएं SN1 रिएक्टिविटी का। SN1 यूनिमोलिकुलर, वन मतलब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो बताना है आपको। अब SN1 रिएक्टिविटी के लिए आपको क्या देखना होता है कि जो हलाइड आपको रिमूव करना है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स अगर लेके चल रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो हलाइड जब यहाँ से रिमूव होगा तो बनेगा कार्बोकेटाइन। तो बनने वाला कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, क्योंकि जो रिएक्टिविटी है, करेक्ट ऑर्डर जो रिएक्टिविटी है वो हम उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, किसके, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। SN1 रिएक्शन आप सभी को पता है 2 स्टेप में होती है। एक पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का जनरेशन, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो कार्बोकेटाइन का जनरेशन है वो कितना ईज से होता है, वो उस पर डिपेंड करता है, और वो कितना स्टेबल होता है
वो उस पर डिपेंड करता है SN1 का रेट, ठीक है, मतलब SN1 की रिएक्टिविटी। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, जिनमें रिएक्टिविटी को अरेंज किया हुआ ABC जो ये मॉलिक्यूल है इनकी। तो आपको दिए गए हैं यहाँ पर 10 सेकेंड, जिसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकेंड शुरू करते हैं। आई होप आपने को दिए गए 10 सेकेंड पर आपने विचार किया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली आपको पता है SN1 रिएक्टिविटी जो मैंने हिंट दी थी, आप उसका यूज करके SN1 मैकेनिज्म को रिकॉल करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मतलब बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव सी, और उससे भी कम रिएक्टिव ए। ऐसा क्यों? सॉल्यूशन से देख लेते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, फास्टर इज द रिएक्शन, बिकॉज SN1 unimolecular nucleophilic substitution reactions involves the formation of कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बिल्कुल ठीक बात है, पहले स्टेप में इनमें कार्बोकैटायन ही जनरेट होता है। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ से जो ऑप्शन बी है वहां से Br मैंने रिमूव किया, Br नेगेटिव की फॉर्म में, तो यहाँ पर इस कार्बन पर कार्बोकैटायन आ गया। ये आप देखेंगे सेकेंडरी टाइप का कार्बोकैटायन है और साथ में अलाइलिक पोजीशन पर है। डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाले कार्बन पर जब पॉजिटिव नेगेटिव एटसेट्रा कुछ भी होता है तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक पोजीशन। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक पोजीशन, ठीक है। तो ये अलाइलिक भी है, तो कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं। ये सबसे ज्यादा क्या होगा? स्टेबल कार्बोकैटायन है। उसके बाद जब मैंने ए वाले से रिमूव किया या सी वाले से रिमूव किया, जब मैंने सी वाले से रिमूव किया तो आप देख सकते हैं इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सी वाले के पास कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन, और ए वाले के पास सिर्फ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जब इनमें लगेगा तो सी वाले में ज्यादा होगा नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस, तो इसलिए सी वाला ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी वाला अलाइलिक की वजह से, सी वाला हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और ए वाले में थोड़ा कम हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, बी वाला जो कार्बोकैटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सी और फिर ए। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आपको समझ में आया होगा। एंड अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स इन SN1। जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, SN1 की फुल फॉर्म होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें 2 स्टेप होते हैं, एक होता है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन और दूसरा होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बोकैटायन जनरेट कब होगा बताइए? जब वहां से हम जो उसमें लीविंग ग्रुप लगा हुआ उसे रिमूव करेंगे। तो जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो कितना ज्यादा स्टेबल है उस बात पे डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी। अब जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही वो कंपाउंड रिएक्टिव होगा SN1 के लिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। अब आप जहां जहां ये हेलोजन मतलब Br लगा हुआ है ब्रोमीन, उसको Br नेगेटिव की फॉर्म में रिमूव करिए चारों से, और रिमूव करने के बाद जो बनने वाला कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करिए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है और कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल बन रहा है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्टिविटी ऑर्डर बना सकते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब डेफिनेटली आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक बॉन्ड है डबल और यहाँ पर कार्बोकैटायन, तो ये इस तरीके से इसको हेल्प कर सकता है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है बट यहाँ पर लोन पेयर भी है ऑक्सीजन पे, यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज आ गया।
यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है जो यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके एडजेसेंट में कार्बोकेटाइन नहीं है। तो डेफिनेटली आपको हिंट तो मिल चुकी थी, दोबारा मैंने दे दी, तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? सेकंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकंड वाला ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर फर्स्ट, देन फोर्थ और देन थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सेकंड, सब उससे कम रिएक्टिव फर्स्ट, उससे कम रिएक्टिव फोर्थ, उससे कम रिएक्टिव थर्ड। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड इज द मोस्ट रिएक्टिव as it produces an aromatic carbocation, while fourth is less reactive as it produces a non-resonance stabilized carbocation, और third is least reactive than first as former involve an anti-aromatic carbocation। ठीक है एवरीवन, एरोमेटिक जिसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्यों है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। आपको पता है SN2 का मतलब बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, मतलब इसका रेट सबस्ट्रेट पर भी और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन की बात हुई है, मतलब R2S S2R। समझने वाली बात यह है रेक्टस टू सिनिस्टर, सिनिस्टर टू रेक्टस। समझने वाली बात यह है कि ये इनको SN2 में वर्ल्डन इन्वर्जन होते हैं, मतलब जो भी आपका पर्टिकुलर उसका क्या है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है वो एकदम से इन्वर्ट हो जाएगा SN2 के केस में, क्योंकि इसमें अटैक बैक साइड से होता है। अब बैक साइड से अटैक होता है तो इसमें स्टेबिलिटी देखनी होती है कार्बोकेटाइन पर, नहीं, इसमें स्टेबिलिटी देखनी होती है किससे? बताइए क्लियरली। इसमें स्टेबिलिटी देखनी होती है हमें स्टेरिक हिंड्रेंस से। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप अटैच्ड होंगे लीविंग ग्रुप वाले कार्बन पर, उतनी देरी से और उतनी दिक्कत आएगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पे। ठीक है, तो आप यहां पर समझेंगे ऑप्शंस को, हिंट मैंने आपको दे दी है, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। ऑप्शन है CH3Cl, दूसरा ऑप्शन है C2H5 होल ट्वाइस CHCl, थर्ड है CH3 होल थ्राइस CCl, और फोर्थ है CH3 होल ट्वाइस CHCl। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए उसके लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस इसी कार्बन के पास है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, मिथाइल क्लोराइड। क्योंकि SN2 का आपको ऑर्डर पता ही है कि मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी सबसे कम रिएक्टिव। क्योंकि टर्शरी के केस में बल्कि ग्रुप्स बड़े हो जाते हैं, मतलब ज्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है। सॉल्यूशन समझ लेते हैं। SN2 reactions are accomplished by complete stereochemical inversion since primary मतलब alkyl halides are most prone to SN2 reactions। जो प्राइमरी टाइप के alkyl halides होते हैं वो ज्यादा अधिक प्रवण होते हैं, ज्यादा प्रोन होते हैं किसके लिए? SN2 reactions के लिए। Therefore CH3Cl undergoes complete stereochemical inversion, complete stereochemical inversion। तो सेकेंडरी और टर्शरी ऑप्शंस भी थे हमारे पास, बट उनमें कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन नहीं होता,
क्योंकि हमारे प्राइमरी वाले ज्यादा प्रोन होते हैं, तो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन तो इन्हीं में हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट आइडियल सिचुएशन से जो आप समझ रहे हो वो प्राइमरी वाले अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। बट सेकेंडरी और टर्शरी में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, जिस वजह से अटैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो कंप्लीट इन्वर्जन, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन नहीं दिखा पाते। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन किया है और इसका आंसर ऑप्शन ए बताया है, ठीक है। आपको SN1 और SN2 के ऑर्डर्स पता होने चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और किस बात पे डिपेंड करती है इनकी स्टेबिलिटी, किस बात पे डिपेंड करती है इनकी रिएक्टिविटी। वो सारी चीजें आपको अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम मूव करते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। तो आज के सेशन में आपने देखा होगा रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का ही क्वेश्चंस आए हैं SN1 और SN2 के, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस आए हैं। हमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको क्या दे रखा है, CH3CH, उस पर Cl, देन CH2CH3, मतलब सेकंड कार्बन पर क्लोरो है और 4 कार्बन की चेन है। फिर दे रखा है 1 कार्बन पर क्लोरो और 3 कार्बन की चेन CH3 CH2 CH2 Cl। फिर आपको एक बेंजीन रिंग दे रखी है, उस पर एक तरफ CH2 Cl और उसके पैरा पर OCH3 है। आपको SN1 के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है। आपको बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, उसके बाद आप टर्शरी कार्बोकेटाइन ले सकते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं A, B, C और D। आपको दिए जाते हैं 10 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10 सेकंड के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको दिए हुए 10 सेकंड हो चुके हैं समाप्त। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब सबसे ज्यादा थर्ड रिएक्टिव, फिर फर्स्ट और सबसे कम सेकंड रिएक्टिव। अब समझते हैं SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर किस बात पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन, बनने वाला कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है वो स्टेबल होगा, उतना ज्यादा कंपाउंड रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो देखिए आपको 1 2 3 को दिखाते हैं हम सॉल्यूशन में। द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, तो रेट सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमें अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। द रिएक्टिविटी इज डिसाइडेड बाय द ईज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कितनी जल्दी वो एल्काइल हैलाइड टूट रहा है, राइट। टूट के क्या बना रहा है, कार्बोकेटाइन। तो RX आपको क्या दे रहा है, R पॉजिटिव X नेगेटिव। ये R पॉजिटिव जो बनने वाला है वो कितना स्टेबल है उस बात पे डिपेंड कर रहा है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब आप क्या समझ सकते हैं, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हायर वुड बी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इस कार्बोकेटाइन की, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी उस मॉलिक्यूल की। मतलब जो पैरा पर ये लगे हुए हैं, मतलब जो बेंजाइलिक वाला कार्बोकेटाइन था, ठीक है, पैरा OCH3 जुड़ा हुआ है बेंजीन पर, पैरा पर, और ऊपर जुड़ा हुआ था CH2Cl। So this is the most stable carbocation due to the resonance, and then CH3C positive H CH2CH3 ये secondary carbocation है, while ये जो CH3 CH2 positive ये primary carbocation है और ये least stable होगा। तो आई होप आपको करेक्ट ऑर्डर समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका कौन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दिख रहा है इस ऑप्शन में, और फिर दिख रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इस प्रकार जो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का ऑफ द गिवन हैलाइड्स टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, वो सेकंड वाले इस वाले का सबसे कम होगा क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। इस वाले का उससे ज्यादा होगा क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये वैसे 1 है।
और इस वाले का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 14। तो आज के क्लास में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद एवरीवन।